वापस ले लिए, समझ रहे हो आप? तो इसलिए इसका शेयर अभी नीचे जा रहा है। इनके फॉरेन के क्लाइंट ही चले गए, इसलिए इनका नीचे आ रहा है। वो अच्छा जा रहा है ना अभी, वो थोड़ा स्टेबल दिख रहा है मेरे को। मैंने आज ही देखा था उसको, थोड़ा स्टेबल है वो। लेकिन इसका आपको थोड़ा सा इस पे भी फोकस करो, नहीं तो ये पैसे लेके डूबेगा, ये वाला शेयर। इसकी जितनी भी अभी अपने पास वो है ना इंफॉर्मेशन, मार्केट में इसकी न्यूज़ है, इसकी न्यूज़ से अपडेट रहो। और आप देखो कि यहाँ पे मैक्सिमम हमको कितना प्रॉफिट हो सकता है। अभी अपना जो ग्राफ है वो फिशरमैन टेक्निक पे नीचे जाता जा रहा है, मतलब एक स्पाइक आया और उसके बाद नीचे ही नीचे आ रहा है, तो ये और नीचे जा सकता है। और दूसरा, अगर सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, तो बाय ऑर्डर ज़्यादा है, मतलब खरीदने वाले ज़्यादा है और बेचने वाले कम है। यहाँ पे सेलर कम है। मेरी दुकान है, मैं शेयर लेके बैठी हूँ, मैं बेच नहीं रही हूँ, लेकिन बाहर लाइन लगी हुई है, तो ये और महंगा 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 बेचना चाहेंगे, है ना? खरीदने वाले लेकिन कम है ना, आपकी दुकान पे खरीदने वाले कम है, तो यहाँ पे इसकी प्राइस और नीचे जा सकती है। जब इसकी डिमांड बढ़ेगी, मतलब सेलर ज़्यादा खरीदेगा ना, तो इसकी प्राइस भी बढ़ेगी, तब इसको उस प्राइस पे निकाल देना। तब तक थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो, इसमें प्रॉब्लम आ सकता है हमको। मैंने इसलिए इसका शेयर नहीं खरीदा था। मार्केट में आप कोई भी शेयर, मार्केट में कोई भी शेयर खरीद रहे हो ना, सबसे पहले उस कंपनी का पूरा बैकग्राउंड देख लो। कंपनी का, बिना कंपनी बैकग्राउंड खरीदे ना अपन शेयर नहीं खरीदेंगे, ये बिल्कुल ऐसा आपका रूल बन जाना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या इशू होता है ना, अपन कंपनी का बैकग्राउंड देखा नहीं। अब जैसे जब इसका आईपीओ आया था ना, तभी एक न्यूज़ सर्कुलेट कर दी गई थी कि जो फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो 3 प्रोजेक्ट अपने वापस पीछे खींच रहे हैं, तो इसलिए इनका आईपीओ तो लिस्ट हो गया था। अब जिसने नहीं देखा उसने एकदम से स्पाइक कर दिया इसको, ये दिक्कत हुई इस स्टॉक के साथ। ओके, हम स्टार्ट करते हैं हमारा ACCA। अरे यार, इसमें चार्ज नहीं है। अच्छा, अभी अपन ने नॉर्मली 3 चीजें निकालना सीखी थी क्या? केई, केपी, केडी सीखा था क्या? केडी भी सीख लिया था, है ना? वेटेड एवरेज अपन आगे सम्स में चलो इसको आज ही कर लें, कि आगे इसका वैसे कैलकुलेशन आना ही है। अम्म, एक सेकेंड। हाँ, इसका FR, हाँ आपका लेक्चर है ना FR का, 1 से 2 ही है। हाँ, इसके बाद वाला ही है FR तो मैंने आपको बताया था। अच्छा, उस लेक्चर में आप नहीं आए थे तो आपको शायद पता नहीं है। FR अपन ने पूरा वो देखा था, बैलेंस शीट किसकी, रिलायंस की। चलो, अभी अपन क्या करेंगे, हमारा जो बेसिकली वेटेड एवरेज है उसको हम उस चैप्टर के साथ ही करेंगे। अभी KE KP, फिर नहीं तो आपको इनका फॉर्मूला आपके दिमाग में गड़बड़ हो जाएगा। इट्स बेटर कि इसको बाद में ही ले। ओके, अभी अपन ने बेसिक में, बेसिक तो अपन ने इसका देख लिया था, और बेसिक में अपन ने 3 चीज़ें इसकी अभी निकालना सीखी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। एक हमने सीखा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एक सीखा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, और एक सीखा कॉस्ट ऑफ डेट। डेट में डिबेंचर इंटरेस्ट दोनों आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला देखा था, क्या था? इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 - T डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स, ठीक है। यहाँ पर क्या था हमारा? फिक्स डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स में हमारा फॉर्मूला क्या होता है? इशू प्राइस माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट। ये तो छोटा सा एक फॉर्मूला होता है जो हमको पता है, ठीक है। हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालना सीखा था? D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G, ठीक है। ये बेसिक कुछ फॉर्मूला थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी के जो हमने निकालना सीखा। अच्छा, मैंने आप लोगों को ऑनलाइन भी अगर याद हो तो मुझे बताना, मैंने आपको बताया था ईसॉप क्या होता है, राइट शेयर क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है, हमने पढ़ा था ना? अच्छा, आप नहीं थे उस टाइम पे, ओके। ऑनलाइन मुझे एक बार कोई बताएगा क्या? मुझे तो याद है हमने पढ़ा था, आपको याद है कि नहीं? हाँ, कुछ तो बोलेंगे, शायद धीरे धीरे बोलेंगे, बट ठीक है। चलो, अब देखो, ये जितना भी हमने बेसिक पढ़ा, ये आपका ACCA FM का, आई 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 आई,
कोई दिक्कत नहीं है, अभी स्टार्ट हो रही है क्लास। देखो, ACCA में आपके चैप्टर 1 में सिंपल क्या बताया था उन्होंने कि FM क्या होता है। FM का मतलब क्या होता है, इनफ्लो आउटफ्लो, 3 डिसीजन लेने होते हैं। मतलब अभी तक जो पढ़ा वो चैप्टर 1 का पार्ट ही पढ़ा है क्या अपन ने। हाँ, कौन कौन से डिसीजंस होते हैं, इसमें कौन कौन से रोल होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था एक होता है कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और ऑपरेशनल लेवल। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस लेवल फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है, कॉर्पोरेट वाला कौन से डिसीजंस लेता है, कमर्शियल डिसीजंस। ठीक है, अब हम एक और इसमें कंसेप्ट पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर 1 ही चल रहा है, एक और हम इसमें कंसेप्ट पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमने KDKE निकाला है ना, ये मैंने आपको बेसिक के लिए बताया है, अदरवाइज इसके ऊपर हमारा पूरा चैप्टर 1 ही चल रहा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। बहुत आसान है, रियल लाइफ में भी हमने बहुत बार इसके बारे में सुना है। अब यहाँ पे एजेंट प्रिंसिपल क्या होता है, अगर मैं एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो मुकेश अंबानी अपनी बिजनेस का प्रिंसिपल है कि एजेंट। प्रिंसिपल मतलब मालिक होता है। देखो, प्रिंसिपल का मतलब होता है मालिक, ठीक है, इसका मतलब होता है मालिक। और एजेंट का मतलब क्या होता है, जो मालिक के बिहाफ पर काम करता है। ठीक है, तो मतलब क्या एजेंट को अपॉइंट किया है क्या। हाँ, अब जैसे मेरा बिजनेस है, ठीक है, मैं मेरे ऑफिस से यहाँ पढ़ाने आई, क्या, हाँ, मालिक खुद भी एजेंट बन सकता है। यहाँ पर देखो, मैं मेरे ऑफिस से आई और क्योंकि मैं, जब तक मैं यहाँ पर आई तो मैंने सोचा कि यार जब तक मैं यहाँ पे हूँ ऑफिस को कौन संभालेगा, तो मैंने एक बंदे का अपॉइंट करा। मैंने उसको बोला कि यार देख, तुम अभी अभी नए नए CA बने हो, एक काम करो, मेरे ऑफिस को तुम मेरे बिहाफ पे संभालना। मतलब अगर, क्योंकि वो CA तो साइन भी कर सकता है क्या किसी डॉक्यूमेंट पे। मैंने बोला हाँ। तो मैंने उसको बोला यार जब तक मैं नहाटा पे रहूंगी ना तब तक तुम क्या करना, मेरे बिहाफ पर जितने भी क्लाइंट हैं उनको कंसल्टेंसी दे देना, अगर साइन करनी पड़ जाए तो साइन कर लेना, किसी से पैसे लेने पड़ जाए तो पैसे ले लेना। ये होता है प्रिंसिपल। अब यहाँ पे मैं कौन हूँ, प्रिंसिपल, और वो कौन हो गया, एजेंट। मैंने उसको अपॉइंट करा है मेरे बिहाफ पर काम करने के लिए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब समझो उस एजेंट ने कुछ गड़बड़ कर दी। उस CA ने क्या करा, मैं यहाँ पे आई थी और उसने गलत रिपोर्ट पे साइन कर दिया। एक मंडी वाला आया था स्टॉक का सर्टिफिकेट लेने, उसने अच्छे से चेक ही नहीं किया और गलत जगह पे साइन कर दिया। अब वो क्लाइंट जो है उसने आगे पैसे लगा के कोर्ट में वो लेटर लगाया, तो कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये गलत डॉक्यूमेंट है, आपको दूसरा डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा। और उस कोर्ट में जो उसने फीस दी थी 25,000, उसका पूरा नुकसान हो गया। बताओ जिम्मेदार कौन, वो एजेंट की मैं प्रिंसिपल। एजेंट की प्रिंसिपल। मैंने उसको अपॉइंट करा था कि मेरे ब्याह पे तू सारे काम कर लेना। जिम्मेदार कौन, एजेंट की प्रिंसिपल। दोनों ही लग रहे हैं क्या। अच्छा, जैसे हम आर्टिकलशिप में, आपको पता है आर्टिकलशिप में क्या होता है, सीए इंटर में हम आर्टिकलशिप करने जाते हैं CA के पास। अब मैंने मेरे किसी आर्टिकल को बोल दिया कि तुमको क्या करना है ना, तुमको रिटर्न फाइल करना है क्लाइंट का। तो उसने क्या करा, समझो 10,000 का टैक्स भरना था, गलती से एक और जीरो लगा दिया और क्लाइंट के अकाउंट से 1 लाख रुपए कट गया। क्लाइंट का फोन किसके पास आएगा, उसके पास कि मेरे पास, मेरे पास। अच्छा, मेरे पास जैसे ही फ़ोन आया, मैंने क्लाइंट को बोला ठीक है मैं उससे बात करती हूँ, बच्चे से गलती हो गई होगी, ये हुआ होगा, कुछ भी बोलेगा। क्लाइंट क्या बोलेगा, मेरे को बोलेगा कि उसको बोलेगा, मेरे को बोलेगा, बोलेगा भाई ये मैं क्या जानूँ कि तुम्हारा क्या चल रहा है, मुझे क्या पता किसने आपके ऑफिस में फाइल किया, लेकिन मेरे अकाउंट से तो 1 लाख रुपया गया ना। अब बताओ, जो 90,000 एक्स्ट्रा गया, वो आर्टिकल का बच्चा देगा कि मैं दूंगी, मैं दूंगी ना। कि भाई मेरा क्लाइंट है, ठीक है सर एक काम करो, आप मेरे 90,000 रखो, आपका रिफंड जब आएगा 6 महीने बाद तो वो मैं रख लूंगी। पैसा किसका अटका, उस आर्टिकल का कि मेरा। क्या मैं उसको ऐसा बोलूंगी कि आर्टिकल को कि नहीं नहीं नहीं, तूने 90,000 का टैक्स कटवा दिया, अब हर महीने जो तेरे को स्टाइपेंड मिलती है ना 2,500 उसमें से काटती जाऊंगी, ऐसा बोलूंगी क्या। नहीं, मैं तो उसको डांट सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। मैं उसको डांटूंगी कि तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया, मैं उसको बोलूंगी आज के बाद तुमको मैं ये काम नहीं दूंगी, उससे ज़्यादा कुछ कर सकती हूँ क्या। ऐसा तो नहीं खिड़की पे जाके सीधा पीछे से लात मार दूंगी गिर जा भाई तू, ऐसा कर सकती हूँ क्या। नहीं। तो आर्टिकल ने जो भी गड़बड़ करी उसकी जिम्मेदार कौन थी, मैं थी, प्रिंसिपल। मतलब अच्छा, मैंने ही उस आर्टिकल को अपॉइंट करा था,
काम करने के लिए। अच्छा, जब मैंने इंटरव्यू लिया था तो मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया कि ये बच्चे से ये गलती हो सकती है? गलती किसकी है? मेरी है। मतलब एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप में क्या होता है कि अगर एजेंट के पास एक राइट होता है कि एजेंट अपने, मतलब मैं अपने बिहाफ पे एजेंट को राइट देती हूँ कि तुम मेरे क्लाइंट से इंटरेक्शन कर सकते हो, मेरे बिहाफ पे साइन करो, मेरे बिहाफ पे इनकम टैक्स का रिटर्न भरो, मेरे बिहाफ पे तुम सामने वाले क्लाइंट को एडवाइस कर सकते हो। कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसकी जिम्मेदार कौन हो जाएगी? मैं। मतलब एजेंट कुछ भी गड़बड़ करता है तो जिम्मेदार कौन होता है? प्रिंसिपल। अब इसको एक और तरीके से समझते हैं। नमकीन का बिजनेस समझते हो आप लोग? केपीआर नमकीन सुना है आपने? केपीआर नमकीन बहुत फेमस है ना? अब समझो केपीआर नमकीन वाले ने किसी एजेंट को इंदौर में अपॉइंट करा और उसको बोला कि अगर तुम रोज 100 सेव के पैकेट मेरे बेचोगे, मतलब 100 किलो सेव बेचोगे, तो मैं तुमको हर 1 किलो जो तुम बेच रहे हो उसमें 20% का कमीशन दूंगा। एजेंट ने बोला ठीक है। एजेंट ने अपनी दुकान पे 100 केपीआर के जो प्रोडक्ट हैं उसको सजा के रख दिया। अब उस एजेंट ने ध्यान ही नहीं दिया कि वो एक्सपायर हो गया। ठीक है। 5-6 महीने बाद कस्टमर गए उससे माल खरीदने, उसने माल बेचा, कस्टमर ने माल खाया, कस्टमर बीमार पड़ गया। कस्टमर क्या बोलेगा? केपीआर की गलती निकालेगा कि वो दुकानदार को बोलेगा? अच्छा, वो दुकानदार के पास गया और उसको बोला कि तुमने मुझे गलत माल दिया, तो उसने बोला मैं क्या करूँ, ये कंपनी से ऐसा माल आया। बताओ, कंपनी फंसेगी, न्यूज़ चैनल में कंपनी का नाम आएगा कि उस एजेंट का नाम आएगा? कंपनी का। एजेंट बोलेगा कंपनी ने डेट क्यों नहीं चेक करके दी, मेरी क्या गलती, कंपनी को देखना चाहिए था। और कंपनी कुछ अपने आप को बचाने के लिए बोल सकती है क्या? कंपनी बोलेगी भाई, अगर कंपनी ने बोला तो लोग क्या बोलेंगे कि तुमको देख के अपॉइंट करना चाहिए था, तुमको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था, तुमको देखना चाहिए था कि कौन से डेट की सेव भेज रहा हूँ, कितने महीने में एक्सपायर हो जाएगी, तो कितने महीने में इससे माल वापस बुलवाना है। ये कंपनी की जिम्मेदारी थी। तो बताओ, यहाँ पर सेव किसी ने गलत खाया और किसी को फूड पॉइजन हो गया, केस किसके ऊपर होगा? कंपनी के ऊपर, जिस कंपनी का सेव तुमने खाया है ना। तो ये होता है एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। यहाँ पे प्रिंसिपल हायर करता है एजेंट को टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ। ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हायर्स द एजेंट टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ टू कंप्लीट द एक्टिविटीज और द रोल्स विच प्रिंसिपल हैज। ठीक है। उसके बिहाफ पे कौन कंप्लीट करता है? एजेंट। और यहाँ पे एजेंट की गलती हुई तब भी रिस्पॉन्सिबल कौन माना जाएगा? प्रिंसिपल। ठीक है। तो यहां पे अगर मैं लिखूं तो व्हेन अ पर्सन, आपको भी लिखना है वारे, व्हेन अ पर्सन अपॉइंट्स अनदर पर्सन टू एक्ट on his behalf, then this forms an agent principal relationship. ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपको आपकी बुक में एक डायग्राम था, वो बनवा दूं क्या मैं? वो डायग्राम कुछ ऐसा था
कि यहाँ पे था प्रिंसिपल, इसने अपॉइंट करा है एक एजेंट को, और उसके बाद ये एजेंट जो है वो डील कर रहा है कस्टमर से। ये जो एजेंट है ये डील कर रहा है कस्टमर से, तो इसने क्या किया, इसको अपॉइंट किया, इसके बदले में डील कर रहा है ऑन दी बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, और यहाँ पर प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट। सिंपल। ये ऐसा एक डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है एसीसी में, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे द थ्योरी ऑफ डाइवोर्स। बना लिया क्या ये वाला क्या? पार्टनरशिप एक्ट में भी तो होता है प्रिंसिपल एजेंट, वहां पे कंजाइनर, कंजाइनमेंट, कंजाइनी, उसमें आपने ऐसा कुछ देखा होगा कि प्रिंसिपल एजेंट अलग है, कंजाइनर कंजाइनी अलग है। ये सब लोग सीए वाले बच्चे हैं क्या? फिर तो इनको पता ही होगा। और आपने भी दिया है क्या? अच्छा, क्लास में बैठ के ही बाहर आ गए थे। अच्छा अच्छा, इसीलिए ये नाइटमेयर एकदम यहाँ देख के याद आ गया क्या कि किधर तो देखा देखा लगता है इसको। इसको बना लिया क्या? उसमें अपन पढ़ते हैं कंजाइनर, कंजाइनी अलग होता है, प्रिंसिपल एजेंट अलग है, कंजाइनमेंट अकाउंट बताओ। हाँ, वो कंपनी लॉ जो आपने पढ़ा था। तो फिर आपने क्यों छोड़ दिया? होता है सर, वो चीज़ है ना, हमको जो चीज़ करने में मज़ा आता है ना उसमें हम पूरा डेडिकेशन दे देते हैं, जिस चीज़ में मनी नहीं है उसमें डेडिकेशन नहीं दे पाते अपन। अच्छा, ठीक है। अभी एकदम बोला देखा देखा सा लगता है, मैंने बोला भाई पढ़ाया है क्या इसको पहले। अच्छा, अब एक और हमारे पास कंसेप्ट है, द डाइवर्स ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। द डाइवर्स ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, अब इसको देखते हैं। देखो, मुकेश अंबानी जो है, क्या उसको रिलायंस की ओनरशिप है? ओनर तो वही है, लेकिन क्या वो किसी और को अपॉइंट करेगा बिजनेस करने के लिए? समझो, मैंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, ठीक है। अब जैसे मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, मैंने क्या करा, मैं तो ओनर हूँ, तो ओनरशिप मेरे पास है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ऑफिस में 18 घंटे बैठ के काम करती रहूँ, पूरे एम्प्लॉयज़ को मैनेज करती रहूँ। तो क्या मैं किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करूँगी? क्या डायरेक्टर क्यों अपॉइंट करते हैं अपन? काम करवाने के लिए, कि भाई डायरेक्टर पूरे मार्केट के ये एनालिसिस करेगा, उसके बाद उस बेसिस पे सेल्स का डिसीजन लेगा, फाइनल डेटा फाइल लेके मेरे पास आएगा, मैं उसको एक बार देखूंगी, अच्छा लगेगा तो उसको बोल दूंगी कर ले। तो यहाँ पे ओनरशिप किसके पास होती है? नहीं, यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट भूल जाने का अभी, अंबानी के पास। अच्छा, ओनरशिप शेयर से भी जाती है क्या किसी के पास? और अंबानी ने शेयर होल्ड करके रखे होंगे क्या? तो मैं उसको शेयर होल्डर बोल दूं क्या? ओनर वही होता है जो शेयर होल्डर होता है। आप लोगों ने भी अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो आप ओनर हुए ना उस कंपनी के, आपने इक्विटी शेयर खरीदे, ठीक है। लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है उस कंपनी को? डायरेक्टर्स, मैनेजर्स। अच्छा, एक बात बताओ, डायरेक्टर और मैनेजर को ये कंट्रोल करने के बदले क्या मिल रहा है? सैलरी। सैलरी मिल रही है कि कंपनी के बिहाफ पे सैलरी मिल रही है। और आप लोगों को क्या मिल रहा है? कंपनी अच्छा ग्रो करेगी, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी की ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी तो आगे जाके इसको बेचेंगे तो मुनाफा अच्छा मिलेगा क्या? हाँ, एक बात बताओ,
डायरेक्टर तो अपने फायदे के लिए बैठा है ना। आज अगर मैंने ऑफिस में किसी लड़के को काम पे रखा, मैंने उसको बोला महीने का 50,000 तुमको दूंगी, एक बात बताओ वो काम कैसे करेगा? मतलब उसको तो पता है महीने के आखिरी में 50,000 मुझे मिल जाएगा, वो अच्छे से काम करेगा कि हवा में करेगा? मेरे ऑफिस में चोरी हो जाए, भगवान करे ऐसा ना हो, मेरे ऑफिस में अगर कोई क्लाइंट आके गिर जाए, मेरे ऑफिस में कंप्यूटर फूट जाए, उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या लड़के को? वो क्या बोलेगा, मेरे को तो 50,000 मिलते हैं, मैं तो कर लूंगा। कोई काम करने आया, काम वाली दीदी है, काम करा और उन्होंने दो कंप्यूटर एकदम सटाक से झाड़ू में वायर खिंच गई और दो कंप्यूटर सटाक से गिर गए, हो गया 60 70 80 लाख का नुकसान, 80,000 का नुकसान। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो नुकसान हुआ इससे वो जिस लड़के को मैंने जॉब पे रखा है उसको फर्क पड़ेगा कि मेरे को मैं शेयर होल्डर हूँ कंपनी की, मैं मेरे ऑफिस की शेयर होल्डर, मैं ओनर हूँ। मतलब मैं ओनर बोलूँ या शेयर होल्डर, एक ही बात है क्या? एक ही बात है। और वो जो बंदा है उसको मैंने कंट्रोल करवाने के लिए वहां रखा था कि भाई अच्छे से काम करवाना, वो बंदे ने नुकसान हुआ, बताओ किसका नुकसान है, मेरा कि उसका? मेरा। तो आप बताओ, आप यहाँ पे किसी कंपनी के शेयर लेके बैठे हो, क्या भरोसा वो डायरेक्टर अच्छे से काम करे और तुम्हारी शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी? क्या भरोसा? उसको तो हर महीने 1 2 करोड़ रुपए सैलरी मिलती है। मुकेश अंबानी जो है वो ओनर है, वो शेयर होल्डर है, उसने 90% 80% 70% शेयर को होल्ड करके रखा है, ठीक है, वो ओनर है, वो बाकी भी काम कर रहा है, वो वहाँ बेटे की शादी मना रहा है 1 साल से। और यहाँ पे डायरेक्टर अच्छे से काम करेगा, क्या गारंटी? डायरेक्टर को तो हर महीने 2 करोड़ की सैलरी क्रेडिट हो जाती है। डायरेक्टर क्यों काम करेगा अच्छे से? बताओ, अगर डायरेक्टर काम अच्छे से नहीं करेगा तो क्या इन दोनों के बीच में डाइवोर्स नहीं हो जाएगा? इन डाइवोर्स मतलब क्या होता है? अलग होना। कोई डायरेक्टर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मैनेजर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो जो ओनर है, जो शेयर होल्डर है, क्या उसको काम से निकाल देगा क्या? हाँ। तो क्या ये डाइवोर्स ऑफ ओनरशिप और कंट्रोल बोल सकती हूँ क्या? कंट्रोल कौन करता है? डायरेक्टर और मैनेजर। ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर। अब हम ऐसा क्या करें कि ये लोग ईमानदारी से हमारे फेवर में काम करें? मतलब इन लोगों के दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि भाई काम करा तो ही पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं। ऐसा हम क्या कर सकते हैं? ओनरशिप ट्रांसफर थोड़ी सी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं, अच्छा। देखो, अब इतने शेयर मिले, वही तो ईसॉप होता है, दिस इज ईसॉप, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, ये ईसॉप है, आगे अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर ऐसा आपने कभी बैंक में लोन करवाया है या उसकी प्रोसेस देखी है कभी? वो लोन वाले एजेंट घूमते रहते हैं, सर हमसे लोन करवा लो, हमसे करवा लो, सर हमसे इंश्योरेंस ले लो, ऐसा एजेंट घूमता है। वो क्यों घूमता है ऐसा? उनको क्यों बेचना है? उनको क्या दिया होगा? टारगेट, मतलब तुम टारगेट पूरा करोगे तो ही तुमको पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ है क्या? हाँ। यही होता है, डायरेक्टर को भी यही बोलता है कि अगर कंपनी का तुमने प्रॉफिट बढ़ाया तो तुमको इतना पैसा मिलेगा। अगर जैसे ये लोग क्या करते हैं ना, इनको ऐसा मिलता है कि तुमने कितने लोन करवाए, तुमने 10 लाख के लोन करवाए तो 10 लाख का 1% हम तुमको दे देंगे, तुम्हारी सैलरी में और बढ़ा देंगे। बताओ, जो लोन करवा रहा है उसके मन में मोटिवेशन है क्या कि मैं और करूं क्योंकि इससे मुझे क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। सेम डायरेक्टर को बोलते हैं, या तो तुम प्रॉफिट कंपनी का बढ़ाओ तो तुमको रोकड़ा मिलेगा, ठीक है, या तो तुम रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा के दिखाओ तो तुमको रोकड़ा मिलेगा, या तो तुम कंपनी, अच्छा रेवेन्यू और सेल एक ही बात है क्या? या तो तुम मार्केट में अच्छा परफॉर्म करो जिससे मार्केट की शेयर प्राइस बढ़ जाए तो तुमको भी फायदा मिलेगा। तो क्या डायरेक्टर अच्छे से काम करेगा? देखो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो बहुत छोटी सी चीज़ है। आप बैठे और आपने उसको बोला, देख भाई 2 करोड़ तू ले रहा है, काम नहीं करेगा तो तेरे को निकाल दूंगा, किसी और को रखूंगा, क्या इससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या? कोई और आएगा वो भी तो यही करेगा। इसीलिए हम लालच देते हैं, ओनरशिप और कंट्रोल का डाइवर्स ना हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इनको लालच देते हैं। लालच क्या देते हैं कि अगर तुमने प्रॉफिट अच्छा किया, जैसे बैंक वाले को बोलते हैं ज़्यादा लोन लेके आए, किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन दिलवा दिया, किसी की किस्तें अच्छे से आ गई तो तुमको इतना पैसा मिलेगा। सेम डायरेक्टर को भी ऐसी लालच देनी पड़ती है। तो यहाँ पे अब आपकी बुक में कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी, 3 4 पॉइंट्स जिसमें उन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल दे के रखे हैं कि डाइवोर्स क्यों होता है, जिसको हमको याद नहीं करना है। हमको याद ये करना है कि ये ओनरशिप और कंट्रोल का डाइवोर्स ना हो, इसके लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट हम हेडिंग डालेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, वो टॉपिक है द डाइवोर्स ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल।
अब इसका कंसेप्ट क्या बोलता है? कंसेप्ट मुझे ये बोलता है कि भाई ओनरशिप का मतलब है शेयर होल्डर्स और कंट्रोल का मतलब है डायरेक्टर्स और मैनेजर्स। ठीक है, यहाँ पे शेयर होल्डर्स क्या लगाते हैं कंपनी में? शेयर होल्डर्स प्रोवाइड कैपिटल, पैसे को कैपिटल पे बदल दूं क्या? बट दे डू नॉट कंट्रोल डे टू डे डिसीजंस। अब डायरेक्टर और शेयर होल्डर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता क्यों है? क्या बात है ऐसी कि इन दोनों के बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है? ठीक है, यहाँ पे देखो तीन चीजें हैं। डायरेक्टर अपना फायदा देखता है, पहली चीज तो कि हर महीने मुझे सैलरी मिलेगी। ढंग से काम करेगा क्या? नहीं। कंपनी में एनुअल जनरल मीटिंग्स होती है, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में डायरेक्टर ने बोल दिया कि हम डिविडेंड देंगे 10%, शेयर होल्डर उसको बदल सकता है क्या? इंटरमीडिएट डिविडेंड बोल दिया, इंट्रीम डिविडेंड। इंट्रीम डिविडेंड मतलब साल के बीच में मिलने वाला, अभी सिर्फ इतना समझ लो। ठीक है, अभी साल खत्म नहीं हुआ, उसके बीच में डिविडेंड दे रहे हैं। तो डायरेक्टर ने बोला हम सिर्फ 10% डिविडेंड दे सकते हैं, उसको शेयर होल्डर आप लोग बदल सकते हो क्या? नहीं। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है क्या कि एनुअल जनरल मीटिंग में वो अलग बोल रहा है, तुम अलग बोल रहे हो, है ना? तीसरा, क्या ये भी हो सकता है क्या कि वो लोग अपने मतलब डायरेक्टर क्या चाहता है कि हम तो खुद का देखेंगे। कंपनी में समझो डायरेक्टर को पता है कि हमको सेल करनी है, ठीक है, हमारी कंपनी में समझो 3 डायरेक्टर काम कर रहे हैं, ओके, 3 डायरेक्टर्स हुआ वर्किंग इन आ कंपनी, और इनको पता है एक डायरेक्टर को जो सैलरी मिलती है वो मिलती है 2 करोड़ पर मंथ, अभी मान लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या चाहेगा कि पूरे महीने में सेल कितनी, कम से कम कितनी सेल होनी चाहिए? 3 डायरेक्टर हैं, बताओ 3 डायरेक्टर को टोटल कितना पैसा जा रहा है? 6 करोड़। ठीक है, और कंपनी में सेल हुई है या फिर प्रॉफिट मान लो, कंपनी में प्रॉफिट हुआ है 6.5 करोड़। क्या इस डायरेक्टर को टेंशन लेने की जरूरत है क्या? क्या इसको लेने की जरूरत है क्या टेंशन? इस डायरेक्टर ने अच्छे से काम नहीं करा, इसने बोला भाई देख ऐसा होना चाहिए प्रॉफिट इतना हो जाए कि हम तीनों की सैलरी निकल जाए। हमारी सैलरी कितनी है? 6 करोड़। ये 6 करोड़ तो अपनी सैलरी तो महीने महीने लेके चले जाएंगे, बचे कितने? सिर्फ मैं बोल दूं 50 लाख, इतना बोल सकती हूँ। 50 लाख में कोई कंपनी चल सकती है क्या? नहीं। 50 लाख। अब एक बात बताओ, इसके अलावा ही तो डायरेक्टर की सैलरी हो गई, क्या दूसरे एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं होगी? बिजली का बिल नहीं होगा? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस नहीं होंगी? ऑपरेटिंग खर्चे नहीं हुए होंगे क्या? फैक्ट्री में माल बनाया तो रॉ मटेरियल के लिए COGS नहीं लगा होगा क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेज करा, वेजेस दी, उसमें क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, इसका खर्चा नहीं लगा है क्या कंपनी को? बताओ कंपनी के गुल्लक में कुछ बचेगा क्या? नहीं। बताओ ये शेयर होल्डर के लिए अच्छी बात है कि बुरी? बुरी बात। लेकिन डायरेक्टर के लिए बुरी बात है क्या? उसको तो उसकी सैलरी मिल गई, मतलब डायरेक्टर सिर्फ उतनी मेहनत करना चाहता है जितने में उसकी सैलरी निकल जाए, उसको ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी है। तो यहाँ पे 3 रीज़न है कि ओनर और कंट्रोल। ओनर जब भी मैं बोलूँ ओनरशिप मतलब शेयर होल्डर, कंट्रोल बोलूँ तो डायरेक्टर और मैनेजर, क्योंकि कंपनी को कंट्रोल करके चला कौन रहा है? डायरेक्टर ही तो चला रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपने किसी कंपनी के 10 लाख के शेयर खरीदे, तुम रोज उस कंपनी के ऑफिस में जाके बैठ जाओगे क्या? गेट पे जाके बैठ जाओगे क्या कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है मैं देखूंगा, मैं शेयर होल्डर हूँ? कि वो डायरेक्टर देखेगा अंदर बैठा हुआ? डायरेक्टर जो बोर्ड रूम में बैठा है AC की हवा खा रहा है वो देखेगा ना। तो यहाँ पर ओनरशिप मतलब कौन हो गए मेरे? शेयर होल्डर। और कंट्रोल का मतलब क्या हो गया? डायरेक्टर और मैनेजर्स। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्यों अराइज होते हैं दोनों के बीच में? कॉन्फ्लिक्ट के रीजंस, कॉन्फ्लिक्ट क्यों अराइज होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज बिकॉज जो पॉइंट्स अभी हमने देखे थे, पहला तो अपना फायदा देखते हैं, दूसरा तो AGM और जनरल मीटिंग में इनके पंगे हो जाते हैं, और तीसरा ये लोग कंपनी की वेल्थ, बताओ कंपनी की ग्रोथ करेंगे कि नहीं? इनको सिर्फ किससे मतलब होगा?
सैलरी, सैलरी कहाँ से आएगी? प्रॉफिट। और मैंने आपको क्या बोला था, कंपनी का गोल क्या है? कंपनी का गोल है ग्रोथ। डायरेक्टर कह रहा है मैं तो प्रॉफिट पे ध्यान दूंगा कि मेरी सैलरी मेरी जेब में लेके मैं हर महीने निकल जाऊं। क्या दोनों के कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं क्या? हाँ। एक शेयर होल्डर क्या चाहता है? कंपनी की ग्रोथ। कोई शार्क टैंक इंडिया वाला कंपनी में पैसा डालेगा तो कंपनी का प्रॉफिट देखेगा कि ग्रोथ देखेगा? ग्रोथ। भाई उसने 20% शेयर खरीदे हैं, उसको क्या जीवन भर इस कंपनी को चलाना है क्या? उसका गोल ये है कि आज इस कंपनी की मार्केट की वैल्यू समझो 50 करोड़, 50 करोड़ का 20% मतलब कि 10 करोड़, ठीक है, मोटा माटी 10 करोड़। ये सोच रहे 50 करोड़ को इतना ग्रो कर लूँ कि 500 करोड़ हो जाए, फिर 500 करोड़ का 20% कितना हो जाएगा? 100 करोड़। 100 करोड़ जेब में लेके निकल जाऊंगा। अब बताओ शेयर होल्डर स्टेक होल्डर क्या चाहता है? ग्रोथ। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर क्या चाहता है? प्रॉफिट। क्या कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा क्या? यस। तो यहाँ पे अच्छा ये थ्योरी में पूछते हैं ये सारे कंसेप्ट आपसे। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, एक बात बताओ, शेयर होल्डर किसके ऊपर डिपेंड है? डायरेक्टर के ऊपर। आज शेयर होल्डर की उम्मीद है कि कंपनी में ग्रोथ हो तो डायरेक्टर को ही बोलेंगे ना, रिक्वेस्ट करेंगे टू परस्यू देयर ऑब्जेक्टिव्स, टू परस्यू देयर ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले तो शेयर होल्डर डिपेंड है डायरेक्टर के ऊपर कि वो उनके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करे। दूसरा, ऑल्दो शेयर होल्डर्स कैन इंटरवेन वाया, अच्छा रेजोल्यूशन कौन पास करवाता है? अभी रेजोल्यूशन क्या होता है? देखो अभी देखते हैं। इसको पहले समझेंगे फिर आगे कुछ लिखेंगे। देखो क्या होता है ना, सबसे पहले तो शेयर होल्डर ने डायरेक्टर को अपॉइंट करा। क्यों अपॉइंट करा? ताकि वो उसके बिहाफ पे काम कर सके, ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव। शेयर होल्डर चाहता है कंपनी की ग्रोथ, तो उसने डायरेक्टर को अपॉइंट करा कि अच्छे से काम करके ये लोग क्या करवाएंगे? कंपनी की ग्रोथ करवाएंगे। चलो इतना तो समझ में आता है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर क्या हुआ, जो शेयर होल्डर होता है, आपने जनरल मीटिंग शेयर खरीद के रखे होंगे तो जनरल मीटिंग के मेल नहीं आते कि अभी जनरल मीटिंग है ना, कि भाई अभी जनरल मीटिंग हो रही है, एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है। हाँ, उसमें आप वोटिंग भी कर सकते हो, ई वोटिंग। हाँ, क्योंकि आप इक्विटी शेयर होल्डर हो। आपको पता है अभी रिसेंटली एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें एक शेयर होल्डर ने 10,000 के शेयर खरीद के रखे थे। उसने एनुअल जनरल मीटिंग ऑनलाइन जूम पे अटेंड करी और डायरेक्टर्स की ऐसी की तैसी कर दी उसने। डायरेक्टर्स को खूब सुनाया उसने। डायरेक्टर्स बैठे, 3 डायरेक्टर्स ऐसे बैठे, सामने कैमरा ऑन है और स्क्रीन ऑन है, ठीक है। उसने भी ज्वाइन कर लिया मजे मजे में, जीमेल पे तो आता ही है अपने पास, मेल पे उसने क्लिक करा, अटेंड करी मीटिंग। इसका मतलब हमको ये पता चलता है कि आपने भली एक शेयर खरीद, भली 100 रुपए का एक शेयर खरीदा है, तुम डायरेक्टर को कुछ भी बोल सकते हो क्योंकि तुम कौन हो? ओनर। ओनरशिप किसके पास है? शेयर होल्डर के पास। तो वो बंदे ने लॉग इन करा और बढ़िया सूट बूट पहना हुआ था उसने, तो बैठा हुआ था अपने घर पे बिल्कुल ऐसे, पीछे उसकी बीवी लड़ रही, बच्चों को मार रही है, सब दिख रहा है कैमरे पे बाकायदा। और ये बहुत वायरल हो गया ट्विटर पे। तो सामने वो पीछे बीवी लड़ रही है, तो डायरेक्टर का एकदम से ध्यान गया कि ये कौन है, पीछे बीवी लड़ रही, बच्चे रो रहे हैं, कौन आ गया भाई ये एनुअल जनरल मीटिंग में। तो उसने अपना हैंड रेस करा। जब डायरेक्टर क्या है ना, जब एनुअल जनरल मीटिंग में जब डायरेक्टर्स बोलते हैं, प्रेजेंटेशन के बाद वो बोलते हैं कि भाई शेयर होल्डर को जो भी आपत्ति है बोलो। एक बात बताओ, मुकेश अंबानी का डायरेक्टर कुछ मीटिंग में बोल रहा है, उसकी बात काट सकता है क्या मुकेश अंबानी? अरे मुकेश अंबानी तो काट सकता है, मुकेश अंबानी तो ओनर है ना। एक बात बताओ, डायरेक्टर को किसने अपॉइंट करा है? मुकेश अंबानी, ठीक है, तुम्हारे पास भी शेयर है, तुम ओनर हो ना, तुमने उसको कंट्रोल करना है। अच्छा, इंट्रीम डिविडेंड में मैंने जो आपको इंट्रीम डिविडेंड का एग्जांपल दिया था, कंपनीज एक्ट बोलता है कि इंट्रीम डिविडेंड का हमको नॉलेज नहीं है, डे टू डे 2 महीने में क्या हुआ, इसीलिए वो डायरेक्टर को छोड़ दिया उसके ऊपर, लेकिन बाकी सारे डिसीजन तो ओनर ही लेगा। अब मैं ओनर हूँ मेरे ऑफिस की, मैंने एक लड़के को नौकरी पे रखा, अब मेरे ऑफिस में वो मुझे ही नहीं घुसने दे रहा,
कि अभी तो मैं ओनर हूँ, ऐसा होगा क्या? ओनर तो मैं हूँ ना, मेरी चलेगी। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो रेजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में अपना मत इंटरवेन, मतलब अपना मत रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टर्स को सिर्फ डे टू डे डिसीजंस के बीच में डिस्टर्ब नहीं किया जाता। अब ये जो इंट्रीम डिविडेंड है, साल के बीच में अगर 2 महीने अच्छा प्रॉफिट हुआ तो तुम देख सकते हो, डिविडेंड दे सकते हो, ये डे टू डे डिसीजन है, इसलिए डायरेक्टर के बीच में शेयर होल्डर नहीं बोलता, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में तो शेयर होल्डर बोल सकता है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टर्स को डे टू डे में नहीं बोलने देते, बाकी सारी चीज़ों में बोलने देते हैं। अब इसका एग्जाम्पल समझो, वो जो बंदा है ना, उसने 10,000 के शेयर खरीदे थे, है ना। अब डायरेक्टर वहाँ पे मीटिंग करे तो डायरेक्टर ने बोला कि हमारा प्रपोजल है, आने वाले साल में हम आउट ऑफ इंडिया, अभी ट्रम्प बहुत दिक्कत दे रहा है तो हम ये प्रोजेक्ट बाद में करेंगे, ये प्रोजेक्ट अभी नहीं करेंगे। तो बंदे ने हैंड रेस करा कि मेरे को डाउट है। तो पहले तो जब वो स्क्रीन पे जो हैंड रेस करता है वो एकदम बड़ा बन जाता है ना, वो जूम पे आ गया। तो डायरेक्टर बिल तो इससे डायरेक्टर बिल्कुल सूट बूट और ऐसे बैठे हुए हैं, वो सामने ऐसे ही घर पे बैठा हुआ है, पता नहीं क्या खा भी रहा था, पीछे बीवी बच्चे लड़ रहे हैं। तो उसने अपना माइक ऑन करा, डायरेक्टर ने बोला यस प्लीज बोलिए। तो उसने बोला कि उसने डायरेक्टली बोला कि आपको अक्ल है धंधा करने की, शेयर का प्राइस कितना नीचे जा रहा है, फिर अभी तुम बोल रहे हो मतलब ट्रम्प अगर टैरिफ बढ़ा रहा है तो आप लोग ये बोल रहे हो कि आपके पास कोई पावर नहीं है उसको रोकने का, और इसलिए आप अमेरिका में माल बेचना मतलब एक्सपोर्ट करना बंद कर दोगे, इससे तो शेयर का प्राइस और गिर जाएगा, मतलब तुमने अच्छे से काम नहीं किया है, तुमने अच्छी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताई हमको। ये तो हमको भी पता है कि ट्रम्प जो है वो टैक्स बढ़ा रहा है, ठीक है, सब अभी इस बात से अवेयर है कि ट्रम्प खसक गया, वो टैक्स बढ़ाता जा रहा है। अब हम जब एक्सपोर्ट करेंगे तो सामने वाला माल खरीदेगा क्या? नहीं, उसको 50% टैक्स लग रहा है उस पर, अगर तुमने इंडिया का माल खरीदा तो उस कंपनी ने बोला कि हम अभी माल बेचेंगे ही नहीं उधर। तो वो आदमी की ठनक गई कि तुमने क्या डिसाइड करा। अच्छा, उससे पता है क्या पूछा उस आदमी ने, ये मीटिंग अरेंज करने के लिए तुमको कितना टाइम लगा? उसने बोला 2 महीने। डायरेक्टर जवाब दे रहा है उसको, डायरेक्टर जो महीने का 2 करोड़ सैलरी ले रहा है, वो बंदा जो साल का 10 लाख रुपए कमाता है, 10 लाख वाला बंदा उससे पूछ रहा है क्यों भाई, क्या मीटिंग करने के लिए कितना टाइम मिला था तुमको? उसने बोला 2 महीने। उसको लगा होगा कोई बड़ा शेयर होल्डर होगा भाई, कभी पर इसको देखा तो है नहीं। तो उसने बोला यार 2 महीने लगे। बोला 2 महीने बाद तुम मुंह उठा के हमको बोल रहे हो कि हम माल नहीं बेचेंगे, मतलब तुमने दूसरी कोई टेक्निक नहीं सोची कि इंडिया का से माल कहीं और बेचते हैं फिर वहां से वहां भिजवाएंगे, ऐसा नहीं सोच सकते थे तुम? तो उसने बोला सर, अब डायरेक्टर ने सोचा ये नहीं तो बहुत ज्यादा सर पे चढ़ रही है कौन। उसको बोला सर आपका शुभ नाम? तो उसने बोला लिखा हुआ है जूम पे पढ़ो। उसने बोला ठीक है। उसने बोला सर आप आपका प्रोफेशन? तो उसने बोला आईटी में काम करता हूँ, आईटी कंपनी में। उसने बोला ओके। तो उसने बोला आप मुझे ऐसे नहीं बोल सकते, 10,000 के शेयर खरीदे मैंने तुम्हारे, मैं शेयर होल्डर हूँ 0.0001% से। आप सोचो डायरेक्टर कुछ नहीं बोल पाया उसको, उसके पास ओनरशिप कितनी परसेंट है? 0.0001%। उसको डायरेक्टर कुछ नहीं बोल पाया। मतलब क्या शेयर होल्डर अपना मत रख सकता है क्या? रख सकता है। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? अब रेजोल्यूशन का मतलब समझते हैं। मीटिंग में फैसला हुआ कि हम अमेरिका में माल नहीं बेचेंगे, ठीक है। तो अब उस मीटिंग में क्या साइन करके सबको बेच भेजना है, तो सारे शेयर होल्डर उसको अप्रूव करते हैं कि ठीक है ये डिसीजन हमको मंजूर है। उस अप्रूवल को जब हम लेते हैं, वो कागज़ घुमा घुमा के कि बताओ इस पर कौन अप्रूव करता है, उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन, सिंपल भाषा में, ठीक है। तो जनरल मीटिंग में जो रेजोल्यूशन फैलता है उसमें वोटिंग किसकी होती है? शेयर होल्डर के। आप लोगों के पास भी मेल आता होगा वोटिंग का, शेयर होल्डर का, कि आप वोट करो। तो वो क्या करते हैं ना, कोई प्रपोजल रखते हैं उसमें आपको वोट करना होता है कि हाँ, वो वैसी वोटिंग देनी पड़ती है आपको, ठीक है। या तो आप पोस्टल बैलेट से वोटिंग कर सकते हो या ऑनलाइन वोटिंग कर सकते हो, हाथ ऊपर रेस, हैंड रेस करके भी वोटिंग होती है, तो शेयर होल्डर वोटिंग करते हैं। अब क्या होता है ना, अगर डायरेक्टर का कुछ और बोलना है, जैसे यहाँ पे देखो डायरेक्टर को और वो जो शेयर होल्डर है 10,000 वाला, दोनों के बीच में मतभेद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो ऐसे ही उसकी जगह मुकेश अंबानी भी तो हो सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट का पहला रीजन तो ये है कि पहले तो शेयर होल्डर डिपेंड है डायरेक्टर के ऊपर कि डायरेक्टर अच्छा बिजनेस करके देगा। दूसरा, शेयर होल्डर रेजोल्यूशन के थ्रू जनरल मीटिंग में तो इंटरवेन करते हैं, लेकिन डायरेक्टर्स डे टू डे डिसीजन में ही करते हैं, तो दोनों के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। एंड तीसरा, बताओ मैनेजमेंट क्या करना चाहता है?
देखो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या कर रहा है, मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट मतलब कि हमारे वही मैनेजर्स और डायरेक्टर्स, वो अपने पैसे बढ़ाने पे ध्यान देगा कि शेयर होल्डर के पैसे बढ़ाने पर, अपने पैसे बढ़ाने पर, अपने पैसे बढ़ाने पर क्या लिखा है, मैक्सिमाइज देयर ओन वेल्थ, मैक्सिमाइज देयर ओन वेल्थ, मैक्सिमाइज देयर ओन वेल्थ। अच्छा, अब दूसरी चीज, एक और पॉइंट, कुछ आपकी बुक में ना कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि रेम्यूनरेशन, यूके में, यूएस में एक रिसेशन आया था 2008-9 में, है ना, बहुत बड़ा रिसेशन था वो, उसकी पूरी बैकग्राउंड कहानी है, कभी हम फुर्सत में समझेंगे वो रिसेशन क्या था। एक ही दिक्कत हुई थी, नहीं, फेडरल बैंक देखा है आपने, फेडरल बैंक, फेडरल बैंक है ना, देखो मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करती हूँ, आपकी बुक में इसका एग्जाम्पल दिया है इसलिए अपन समझते हैं। वहां पे क्या हुआ था ना, जो फेडरल बैंक है ना, जैसे यहाँ पे आरबीआई है, बैंकों का बैंक, बैंकर्स बैंक, आरबीआई पूरे बैंकों को, करेंसी को संभालता है, वैसे वहां पे फेडरल बैंक है, अमेरिका में, यूएस में फेडरल बैंक सारी बैंकों को कंट्रोल करता है। अब क्या हुआ ना, फेडरल बैंक ने अपना, अच्छा पहले अमेरिका में ज्यादा घर नहीं बने हुए थे, वहां पे घर ही नहीं, वहां पे खाली जमीनें थी, बंजर जमीनें थी, ठीक है, जैसे आपने दुबई की एक फोटो देखी होगी, कुछ टाइम पहले कैसा था और अब कैसा हो गया वो, है ना, लोगों ने बिल्डिंग बिल्डिंग बना ली, अमेरिका के साथ भी ऐसे ही था, पहले बंजर जमीन थी, बाद में इसको इन्होंने बना के डेवलप करा, तो अब इनको क्या है ना, घर बनवाने थे वहां पे। अब अमेरिका में घर बनवाने का खर्चा तो बहुत ज्यादा होता है यार, तो वहां पे लोग ना रेंट पे रहते थे, छोटे मोटे ऐसे रोड पे घर बना दिए, झोपड़पट्टी जैसे, और उसमें रहते थे कि भाई हमारे पास घर बनाने का तो पैसा नहीं है। तो फेडरल बैंक ने क्या किया, अपना रेपो रेट कम कर दिया। रेपो रेट क्या होता है, देखो, जो फेडरल बैंक थी ना, उसने क्या कर दिया, ये बैंक को लोन देती है क्या, बैंक को पैसा देती है, और इससे जो परसेंटेज चार्ज करती है उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट, ठीक है। और बैंक का बिजनेस क्या है, इन्हीं पैसों को ये कस्टमर को लोन देती है, और समझो यहाँ पे इस बैंक को रेपो रेट लगा 4%, तो यहाँ पे 4% में ही देगी क्या, समझो 8% में, बैंक ने नेट कितना कमाया, 4%। अभी तक की पिक्चर क्लियर हुई। तो अमेरिका में ये चल रहा था, अब इन्होंने बोला कि यार घर पे कोई अगर होम लोन लेता है, कि घर लोन लेके, वहां पे पता चला कि लोगों के पास जमीन तो है पर उस पर बनाने का पैसा नहीं है, और अगर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका का अच्छा करना है, यूएस यूके का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, इनको लोन सस्ता दे देंगे, होम लोन, होम लोन लेते हैं घर बनाने के लिए लोन, तो इनको क्या करा, फेडरल बैंक ने ये रेट घटा के समझो कर दिया 1%, कितना कर दिया, 1%। तो बैंक को भी ये रेट घटाना पड़ेगा क्या, घटाना पड़ेगा, तो इसने समझो अभी किया 6%, अभी 6% मानते क्या, अभी भी बैंक आपसे कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है। अब बताओ लोगों के दिमाग में क्या आएगा, मेरा आईपैड बंद होने वाला है, लोगों के दिमाग में क्या आएगा, लोन सस्ता हो गया, ज्यादा लोन, सस्ता लोन लेंगे। अच्छा, एक बैंक ने 6% किया, अब यहाँ पे बैंकों के बीच में वो लग गई, रेस लग गई, दूसरी बैंक ने बोला मैं 5% में होम लोन दूंगा, तीसरी ने बोला मैं 4%, चौथी ने बोला मैं 3%, एक ने बोला 2%, बताओ फेडरल कितना था, एक। और यहाँ पे क्या बैंक के बीच में कंपटीशन होने लगा, कौन सी बैंक से ज्यादा होम लोन जाता है, उनको इंटरेस्ट का ब्याज कमाने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पे लोन इतना सस्ता हो गया, लोगों ने 2-2% पे लोन उठा लिया, ठीक है। अब बताओ, लोगों ने मिलके इतना, इकोनॉमी में पैसा ज्यादा आ गया, अब सारी बैंक इतना लोन दे रही है, तो फेडरल से लेंगे कि नहीं लोन, फेडरल को बोलेंगे भाई तुमने रेट कम करवाया ना, लोग लोन ले रहे हैं घर खरीदने के लिए, फटाफट पैसे दो। फेडरल ने नोट छापना चालू कर दिया, नोट छापते 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 लोगों ने ले लिया लोन, इतना सारा पैसा इकोनॉमी में एक साथ आ गया, मतलब करेंसी बहुत ज्यादा आ गई, लोगों ने घर बना लिए। अब बताओ, सबकी जेब में पैसा है, सबकी जेब में पैसा है, तो सब लोग मार्केट में चीजें खरीदने के लिए भागेंगे, है ना, जो चीजें वो पहले नहीं खरीद पाते थे, तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी क्या, डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी क्या, और अगर महंगाई बढ़ेगी तो जो रुपए की वैल्यू है, जो वहां के डॉलर की वैल्यू, वो कम होगी क्या, घटेगी, तो वहां पे डॉलर की वैल्यू ही गिर गई। ये पूरा सिस्टम ऐसा हुआ। फेडरल बैंक, यूएस की, अमेरिकन जो गवर्नमेंट है, वो ये चाहती थी कि लोग लोन लें और लोन से घर बनाएं, ठीक है। और उन्होंने क्या करा, फेडरल बैंक ने रेपो रेट कम करा, यहाँ पे बैंकों के बीच में अलग ही रेस चालू हो गई, इन्होंने सस्ते में दे दिया, यहाँ पे फेडरल बैंक ने भी नोट छाप छाप के दे दिए। हाँ, ये यही मिस्टेक करी थी इन्होंने, तो इन्होंने क्या करा, पूरा पैसा जेब में भरा, मार्केट में गए,
चीजें लेने गए, डिमांड बढ़ी तो महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ी तो डॉलर की वैल्यू गिर गई, इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर ही क्रैश हो गया, डॉलर की वैल्यू बहुत गिर गई। अच्छा, अब उसके बाद एक बात बताओ, जब डॉलर की वैल्यू गिर गई, महंगाई बढ़ गई, सामने वाला अब घर बना पा रहा है क्या? उसने आधा घर बना लिया था जितना लोन लिया, पर वो अब इंटरेस्ट दे पा रहा है क्या? महंगाई बढ़ गई, अब वो अपनी खाने की चीजें खरीदेगा कि तुमको लोन क्या इंटरेस्ट देगा? बताओ सामने वाला क्या करेगा? तो सामने वाले अमेरिका के लोग बंद हो गया। अमेरिका के लोगों ने पता है क्या करा, उन्होंने लोन देना मतलब लोन पे इंटरेस्ट नहीं दे रहे थे। अब बैंकों के बीच में टेंशन आ गई कि ये मुझे इंटरेस्ट क्यों नहीं दे रहा भाई, इंटरेस्ट दे इंटरेस्ट दे। तो बैंक ने बोला देख इंटरेस्ट नहीं दोगे ना तो हम तुम्हारी जो ये घर है ना इसको बेच देंगे। उसने बोला बेच दो, ये घर बनाने में लग गया हमको $500, बिक रहा है $100 में, बेच दो, जितना पैसा वसूल कर सकते हो कर लो, हमको तो पहले भी घर नहीं था हमारे पास, अभी भी नहीं है, ले लो। अब बताओ यहाँ पे अमेरिकन गवर्नमेंट क्या करेगी? दिक्कत हो गई उनके साथ। ये 2008-9 में ऐसा हुआ, और उसी वजह से इंडिया का शेयर मार्केट भी क्रैश हो गया था। क्यों हुआ था पता है क्या? आपने सुना होगा FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या मैंने उस दिन एक जिक्र किया था FII, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, याद है क्या? छोड़ो, फॉरेन वाले लोग इंडिया के मार्केट में इंडिया के शेयर खरीदते हैं, और फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया इंडिया में आते हैं शेयर मार्केट में और शेयर खरीदते हैं और देखते हैं कि कब ये शेयर बढ़ेगा और बेच के निकल जाएंगे। बताओ अमेरिका की हालत खराब, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो सबसे पहले कौन से शेयर बेचेंगे वो? भारत के जो भी इंडिया के शेयर होंगे, उन्होंने इंडिया के सारे शेयर बेच दिए। बताओ इंडिया के स्टॉक मार्केट में एक ही दिन में करोड़ों फॉरेनर्स ने शेयर बेच दिए। बताओ स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? नीचे आएगा। यहाँ पर यही प्रॉब्लम है। इसीलिए जब मोदी जी आए तो उन्होंने बोला कि हम FPI FII नहीं, हम FDI करवाएंगे। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तुमको आना है तो यहाँ आओ, जमीन खरीदो, दुकान खोलो, जैसे मैकडोनल्ड्स, जैसे सबवे, जैसे हमारा टॉमी हिलफिगर, ये सब आया है तो इसने क्या करा, यहाँ पे आए, जमीन खरीदी, दुकान खोले। अब सोचो अमेरिका में रिसेशन आया तो एक ही रात में ये जमीन और ये सब बेच के जा सकते हैं क्या? नहीं। तो अब इंडिया थोड़ा प्रोटेक्ट हो गया इस वजह से। तो यहाँ पे बेसिकली एक रिसेशन आया था। अब यहाँ पे समझो हमारे डायरेक्टर्स ने क्या किया था। US में डायरेक्टर्स कंपनी में काम कर रहे थे, महंगाई बढ़ गई और लोग माल नहीं खरीद पा रहे, मतलब कंपनी माल बेच बनाए जा रही है, ठीक है, बनाती जा रही है, बनाती जा रही है, बनाती जा रही है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, लोग खरीद ही नहीं पा रहे। और उल्टा इन डायरेक्टर्स ने क्या करा, इन्होंने सोचा महंगाई बढ़ रही है तो हमारे प्रोडक्ट भी डबल महंगे कर लो। ठीक है, बताओ 10 रुपए की चीज 30 रुपए में बेचेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। लेकिन सेल बढ़ेगी कि नहीं? नहीं बढ़ेगी। सेल, तुम्हारा रेवेन्यू नहीं, तुम्हारा सिर्फ प्रॉफिट बढ़ेगा। पहले 100 पेन तुम बेच लेते थे 10 रुपए की, अब तुमने उसको 30 रुपए किया तो सिर्फ 10 लोग ही खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपनी की बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिख रहा है क्या कि 10 पेन बेच के इतना प्रॉफिट कमा लिया? बताओ प्रॉफिट बढ़ गया तो क्या डायरेक्टर्स को पैसा मिल जाएगा क्या? डायरेक्टर का तो काम खत्म। लेकिन जिसकी कंपनी है उसकी सेल कैसी हो रही है? नीचे, उसका माल लोग खरीद नहीं रहे। अच्छा, कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी क्या मार्केट में? भाई तुम 10 की चीज रातों रात तुमने 30 रुपए की कर दी। बताओ कस्टमर के दिमाग में कंपनी अच्छी है कि बुरी? बुरी है। तो अल्टीमेटली नुकसान किसको होगा? कंपनी को। आपकी बुक में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है? कि रेम्यूनरेशन अब्यूज के नाम से एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह जब 2008 और 9 में रिसेशन आया था इन US UK, तो वहां के डायरेक्टर्स ने किस तरीके से कंपनी का फायदा ना देखते हुए प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अपना फायदा देखा और सैलरी लेके कंपनी छोड़ के चले गए। कंपनी डूब गई, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, इनको इनकी सैलरी मिल गई, चले गए। तो एक एग्जाम्पल ये भी है। ये एग्जाम्पल्स हमको याद नहीं करने, 2-3 और एग्जाम्पल है। हमको याद करना है टेक्निक कि हम कौन कौन सी स्कीम, अब फिर से स्कीम आ गई। एक स्कीम होती है प्रॉफिट स्कीम। तुम कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाओगे तो तुमको हम सैलरी अच्छी देंगे। तुमने कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाया, तुमको सैलरी अच्छी देंगे। तुमने अगर हम तुमको कंपनी का शेयर दे देंगे, ठीक है। कंपनी का मार्केट में शेयर है $100 का, समझो आउट ऑफ इंडिया $100 का शेयर है ना, हम तुमको $80 में देंगे एम्प्लॉय को। एक बात बताओ, एम्प्लॉय क्या करेगा? अच्छे से काम करेगा? एम्प्लॉय बोलेगा $80 का शेयर मिला है, अच्छे से काम करूंगा, मार्केट में कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, यही $80 का शेयर $1000 का हो जाएगा और सारे शेयर बेच के मेरे को मुनाफा हो जाएगा। बताओ अब यहाँ पे डायरेक्टर अच्छे से काम करेगा क्या? हाँ, इसलिए हर कंपनी में डायरेक्टर को शेयर दिए जाते हैं ताकि वो अपनी कंपनी समझ के इसमें काम करे। समझ आया? तो कल हम इन स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन है उसको देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इससे। ठीक है, ओके। अभी आपका FR है ना? ओके,